फ्रेंड्स नमस्कार। कई सारे साथी हैं जिनका प्रीलिम्स परीक्षा कई बार से क्लियर नहीं हो रहा है और जब उनका मुझे मैसेज मिलता है कि इतने सालों से मैं तैयारी कर रहा हूं और फिर भी प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर नहीं हो पा रही है, ऐसी क्या गलती रह जा रही है, मैं उन्हीं चीज़ों पे एक एक करके बात करूंगा। और मैं आश्वासन दिलाता हूं इस बात की, ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट, तो आपका प्रीलिम्स रुक ही नहीं सकता है। चाहे आप अगले उसके बाद कितने भी प्रीलिम्स दे, आप पढ़ के जाएं या ना पढ़ के जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं शुरुआत में एक साल मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने में डिफ़िकल्टी आई थी, बट उसके बाद जब मैं इन चीज़ों को अप्लाई किया तो मुझे उसके बाद, अगर आज आप मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आज कहेंगे तो इतना मतलब दावा करना थोड़ा सा ये हो जाता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है, बट इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि प्रीलिम्स परीक्षा तो ईजिली क्लियर कर देंगे। तो ये कैसे हो पाता है? जब तक आप प्रीलिम्स की छोटी छोटी नुआंसेस को नहीं समझेंगे तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि टॉपर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब क्या है? वो लोग भी वही करते हैं बट उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो वो तरीका क्या होता है, हम उन्हीं सारे बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, पहली चीज होती है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अपना एक बेंचमार्क है, एक थ्रेशोल्ड है। आप जहां भी खड़े हों, अपने ऊपर जितना ऊपर आपका हाथ जाए एक लाइन खींच दीजिए खड़े होकर के, दीवार पे या कहीं भी। वो मान के चलिए एक इमेजिनरी थ्रेशोल्ड पॉइंट है। आप उसके नीचे जितना भी मेहनत करते रहिए, आपका लेवल उसके नीचे जितना भी रहेगा, आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा। बात साफ है कि जब तक उस थ्रेशोल्ड को क्लियर नहीं करेंगे, प्रीलिम्स नहीं क्लियर होने जा रहा है। तो थ्रेशोल्ड क्लियर कैसे होगा, ऐसे क्या हम करें कि वो थ्रेशोल्ड क्लियर हो, हम उन चीज़ों को एक एक करके जानते हैं। आपने कई सारे टॉपर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मैं इस बात से पार्शियली सहमत हूं। वाई आई एम सेइंग कि मैं पार्शियली सहमत हूं, क्योंकि इस बात में पूरी तरह सच्चाई नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको जब एग्जामिनेशन दूर हो तो आपको इंटीग्रेटेड स्टडी करें या फिर आप केवल मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बट जब एग्जामिनेशन आपके नज़दीक हो तो आपको एक डिस्टिंक्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। मैंने एक मेटा एनालिसिस की है और उस मेटा एनालिसिस में मुझे ऐसा लगा कि जो 70% ऑफ द क्वेश्चंस, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, वो डेटा और फैक्ट्स पे आधारित होते हैं। तो उन डेटा और फैक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको सेपरेटली पढ़ना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इंटीग्रेटेड स्टडी में उसमें से 20 से 30% चीज़ों को आप आसानी से बना दें, बट अगर आप कहेंगे कि 70 के 70% आप बना देंगे तो बहुत बड़ी भूल होगी। नाउ बचता है 30%। उस 30% का क्या? वो 30% आपकी या तो मेंस की प्रिपरेशन से आएगी या तो इंटीग्रेटेड स्टडी करेंगे उसमें आएगी। हम इन दोनों ही चीज़ों को, डेटा ऑब्लिक फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स को समझने का अलग अलग तरीका आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिलेटेड फैक्ट्स हम जान लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि एक किताब लेते हैं और उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ना ही उन्होंने कभी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है और ना ही कुछ और देखा है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम क्या देखें। उसमें आपको पहले स्तर पे दो चीज देखना है। एक देखना है कि क्वेश्चन पूछा कहां से जा रहा है। जैसे अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं तो जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एग्जामिनेशन को एक साथ कंडक्ट कराया जाने लगा है, तब से जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन है उस पर फोकस बढ़ गया है। तो आपको एक चीज तो पता लग जाती है कि कोई भी साल हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को यूपीएससी उसके इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकता है। तो आपको पता लग गया कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। उसके बाद आप देखिए कि इस इंपॉर्टेंट सेक्शन में क्या सारे चैप्टर्स इक्वली रेलेवेंट है या कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि कॉन्वेंशंस हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हो गई, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कुछ स्पीसीज हैं जो चर्चा में रहते हैं, या पोल्यूशन हो गया। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स का
डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस बनाइए, और दूसरा कीजिए कि टॉपिक्स का लिस्ट बनाइए। और इनके लिए हमने कई बार आपको इनके टॉपिक्स की लिस्ट को आपको प्रोवाइड किया भी है। नाउ इसके आगे आप देखिए दो चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। एक कि कोई भी टॉपिक अगर पूछ रहा है तो उसको कितना डीप में पूछ रहा है, और उसको देखने का पर्पस क्या है। उसको देखने का पर्पस ये है कि उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमें जब पढ़ेंगे हम तो कितना डीप में जाएंगे। जैसे अगर पार्लियामेंट्री कमेटी आप देखेंगे तो कुछ ही पार्लियामेंट्री कमिटीज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गई, या फिर एस्टिमेट कमेटी हो गई, या फिर कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गया। सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और इनमें भी जब पूछता है तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट्री कमेटी की जो नोट्स आती हैं मतलब उनको आप पढ़ने लगेंगे कि हाँ उनकी डिस्कशन हुई तो उसमें क्या क्या निकला। आपको सिर्फ प्रोविजंस जान लेने हैं, मतलब कि कितना डीप जाना है, और दूसरा कितना एक्सपेंस, मतलब कि कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी छोड़ी जा सकती हैं। अब जिनको कभी पूछा ही नहीं और उधर कभी जा ही नहीं रहा है तो आप भी रिस्क ले सकते हैं। देखिए प्रीलिम्स की तैयारी में मैंने एक चीज सीखा है कि जो लोग प्रीलिम्स में रिस्क नहीं ले रहे हैं वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बात कह रहा हूं कि अगर आप प्रीलिम्स में रिस्क नहीं ले रहे हैं इसका मतलब है कि आप सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठे हैं, आप मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में, और आपको 30 ही प्रश्न आ रहे हैं, और होता भी यही है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है। और मान लेते हैं कि आप उसी 30 पे हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया कि हम तो उतना ही करेंगे जितना हमें आएगा, और आप उस 30 पे रुक जाते हैं। क्या आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। यानी कि आप रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये कहीं सुना हुआ लग रहा है, ये इलॉजिकल सा स्टेटमेंट है, ये मिनिस्ट्री वाला है, पेरेंट बॉडी, वो लोग ट्रैप करते हैं और गलत पेरेंट बॉडी का नाम दे देते हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये किसी वर्ड से पता लगा लेते हैं कि ये हिंदी का वर्ड है तो ऐसा हो सकता है, ये संस्कृत का वर्ड है, ये चाइनीज वर्ड है, आप उससे भी पता लगाते हैं। तो धीरे धीरे करके आप 80 से 85 90 तक लोग पहुंच जाते हैं 30 से। और यकीन मानिए प्रीलिम्स भी उन्हीं का होता है। जो लोग 50 करके आते हैं ना, या 55 करेंगे अटेम्प्ट, उनका प्रीलिम्स नहीं होगा। हम जीएस पेपर की बात कर रहे हैं। तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी प्रीलिम्स को पास करने का, और बार बार पास अगर आप करना चाहते हैं, बार बार नहीं करना चाहिए वैसे तो, ये कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है, बट मेरा मानना है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो वो है कि जुबान पे आपकी चीजें होनी चाहिए। जुबान पे चीजें होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि टिप पे बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं किसी इवेंट्स को दे दूं हिस्ट्री में कि खेड़ा सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सजाइए, और आप सोचने लगे अच्छा ये पहले हुआ था, ये शायद बाद, इसका मतलब कि आपकी चीजें टिप पे नहीं है। अब आप पूछेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट्स को भी टिप पे रखना जरूरी है? ये रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी काम चल जाएगा। कॉन्सेप्ट्स के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और अगर आपने चीजों को समझा है तो टिप पे नहीं है, तुरंत याद नहीं आ रहा है, तो भी आप एलिमिनेट करके, आपके पास टाइम होता है, आप एलिमिनेट करके पहुंच जाएंगे। पीवाईक्यू से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है टेस्ट पेपर को लगाना। देखिए कई सारे लोग यह गलती करते हैं कि टेस्ट पेपर लगाते ही नहीं है, ये ब्लंडर है। कुछ लोग टेस्ट पेपर लगाते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं, इसको हम मिस्टेक कहेंगे। कुछ लोग उसको केवल एक वैल्यू एडिशन का जरिया मानते हैं, इसको हम पार्शियली कहेंगे कि उन्होंने अपना काम कर दिया बट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया। नाउ टेस्ट पेपर का करना क्या होता है? सबसे पहले जब आप चीज़ों को एक बार, जैसे मान लीजिए कि आपने पॉलिटी या इकोनॉमी पढ़ ली, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपने कर लिया, अब कोई भी टेस्ट पेपर उठाइए सेक्शनल इकोनॉमी का। अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ आपसे गलती हो रही है, उन चैप्टर्स को नोट डाउन कीजिए। फिर उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से गलती हो रही है। 2-3 टेस्ट देने के बाद आप खुद ही एक मोटा मोटा एनालिसिस पे पहुंच जाएंगे। उन चैप्टर्स को आपको दोबारा पढ़ना है। ये काम जब तक करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। केवल सुन लेने से और ले जाकर के रख देंगे और ट्रेडिशनल वे में आप अपना पढ़ाई करते रहेंगे, फिर क्या ही मतलब है इसका। तो
जब आप समझ गए इन चीज़ों को कि टेस्ट पेपर से उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ना है, फिर आप उसमें से अगर कोई चीज़ें जो आपके नोटबुक में नहीं है या बुक्स में नहीं है, वैल्यू एडिशन हो रही हैं, तो उनको एक सेपरेट कॉपी रखनी है जिसमें कि लिख लेना है, ठीक है। और टेस्ट पेपर देने से एक और फ़ायदा होता है ना कि आप एग्ज़ाम हॉल वाली फीलिंग होती है। अधिकतर जो सिंसियर एस्पिरेंट है, मैं उनको जानता हूं, वो प्रीलिम्स सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिली मिस्टेक कर देते हैं। अगर वो सिली मिस्टेक नहीं करते तो प्रीलिम्स पास हो जाते। सिली मिस्टेक का क्या मतलब है कि आता हुआ क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं और आप भी कहेंगे अरे ये तो मेरे से भी हो गया था और अगली बार भी होगा। मैं सही बता रहा हूं, ये गलती आप कितना भी सजग रहेंगे, एक दो होगा ही। करना यही होता है कि मिनिमाइज करना होता है। प्रेशर होता है, 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, इस तरह से होते हैं क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशंस में। तो वहाँ पे हाई चांस है कि आप अंडर प्रेशर आप थोड़ा सा गलती कर दें। इतना मोटा मोटा कई सारे पेजेज होते हैं, फिर गोला भी भरना होता है, बीच में टीचर भी आते हैं। तो मेरा मानना है उसको अगर मिनिमाइज करके जीरो पे ला दे सिली मिस्टेक को, और आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कई सारे छात्र हैं जो 5-7 सिली मिस्टेक कर देते हैं, सोचिए, और वो लोग 1 नंबर से फेल होते हैं, 2 नंबर से फेल होते हैं। सिंसियर एस्पिरेंट 5 से ज़्यादा नंबर से फेल नहीं होता है। तो आप समझिए मैक्सिमम 10 नंबर से फेल होता होगा, और क्या ही होगा जो उसकी रिस्पेक्टिव कट ऑफ है। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, ये कैसे होगा? जितना आप सॉल्व करेंगे, जितना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और एक डायरी रखिए, उसमें लिखिए कि इस टाइप का सिली मिस्टेक मैं करता हूं या करती हूं। फिर एग्जामिनेशन जिस दिन एग्जाम है उसके पहले भी और बीच बीच में भी उसको देखते रहना है ताकि चीज़ें रिकॉल रहें। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और फोकस कम है। तो ऐसे दौर में जहां पे आपको फोकस करना है उनको रिमाइंड नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। नाउ जब आप टेस्ट पेपर लगाए या जो भी कुछ नया मटेरियल आपको मिल रहा है, एक अपना फैक्ट सीट रखिए, उस फैक्ट सीट में चीज़ों को ऐड करते रहिए, और जब वो कलेक्शन थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ना, उसको आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए। फिर आप देखेंगे कि घुमा फिरा के वही सारी क्वेश्चंस पूछी जाती है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि द हिंदू पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, शब्दों का चुनाव में बहुत दिक्कत होता है। आप यकीन मानिए 2000 शब्द आप याद कर लीजिए द हिंदू से। 2000, मैं ये सबको बोलता हूं कि आप 2000 शब्द आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको नहीं आते हैं डिक्शनरी से। 2000 के बाद आप देखेंगे कि सारे के सारे वही शब्द घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये काम करना है। अच्छा, जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं कहूँगा कि सबसे पहले कोई भी प्रीलिम्स परीक्षा पास करनी हो या मेंस पास करनी हो, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। फाउंडेशन का मतलब ये नहीं कि किसी कोचिंग में ही आप फाउंडेशन कोर्स करेंगे, वो तो पूरा पूरा बिजनेस है। आप फाउंडेशन के लिए मतलब अपने शर्म को बेचना होगा आपको। उसके लिए आपको 6ठी क्लास की एनसीईआरटी या 8वीं क्लास की एनसीईआरटी, अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू कर दीजिए। और अगर आप बिगिनर नहीं भी हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो भी आपको एनसीईआरटी की किताबें फॉलो करनी चाहिए। उसमें से स्किम कीजिए कि आपको निकालना क्या है। डोंट रीड द इंटायर थिंग ना, या पूरा रंगे जा रहे और समझ कुछ आ ही नहीं रहा है। चैप्टर पढ़ने के बाद आंख बंद कीजिए और देखिए कि आपको क्या आ रहा है। उसमें से कुछ चीज़ें सेपरेट कर लीजिए कि ये वाला डाटा सिर्फ प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सेपरेट कॉपी बना लीजिए, और ये वाला डेटा जो है मैं मेंस में यूज करूंगा या करूंगी। फिर आप देखिए और उनको रिवाइज कीजिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारे आपको याद हो गए हैं। आप कोई भी चीज़ देखिए, मतलब घूम फिर करके सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो इतनी ही सारी बातें थी। आप इतना कीजिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कीजिए। और रिवीजन कैसे होगा? जो मैंने बताया कि आप अपना जब फैक्ट शीट बना लेंगे, जब आप अपना नोट्स बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत कम होगा, और जब बहुत कम होगा तो उसको याद करना बहुत आसान होगा।